नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के महिलाओं के कपड़ों पर दिए गए बयान की खूब आलोचना हो रही है। हमने आपको उनका अजीबोगरीब बयान सुनाया था, जहां वो महिला की फटी हुई जीन्स पर टिप्पणी कर रहे हैं और उनके संस्कार पर सवाल उठा रहे हैं। आपको एक बार फिर से वो बयान हम सुनाते हैं। इसके बाद उस बयान की किस तरह से आलोचना हो रही है और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो दिखाते हैं। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है। कोई पुरुष से नहीं कहता कि आप धोती पहनकर निकलिए तभी आप संस्कार बनाए रखेंगे। उनका काम सरकार चलाना है या हिंदुस्तान की बेटियों के शरीर पर ताक झांक करना? मुझे तो नहीं लगता है कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। आपका नजरिया गलत है, आपकी ये विकृत मानसिकता है कि आप उनको जो है वो इस नजरिया से देख रहे हैं। ये एक इनडायरेक्टली वायलेंस के लिए एक कॉल भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी देखें कैसे कैसे नगीने चुन के आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस मानसिकता को त्यागना होगा कि दोष वस्त्र में है, दोष नजर में है। और इसी मुद्दे पर हमने मुंबई की कुछ युवा लड़कियों से बात की, जिनका कहना है कि जब उनके माता पिता उनके कपड़े से उनको जज नहीं करते तो आखिर एक नेता उन्हें कैसे जज कर सकते हैं। आपको सुनाते हैं। If I go to see, he's judging उसके बच्चे, गर्ल्स के, उसकी मॉम जो भी पहनी है वो कपड़े, the guy is judging on that mom. So we should judge here now उसकी मॉम की how the guy's mentality and all. We can just see towards what he's speaking. You are no one to judge us. हम जो भी पहनेंगे हमारी मर्जी है। और आप देखेंगे रिप जीन्स में मेरे साथ इस वक्त हैं भी ऑलरेडी हैं। We already in ripped jeans. Yeah. It's our choice and you are no one to judge us. अपने ओपिनियंस अपने पास ही रखो। That's it. आप क्या कहना? ये अपनी बॉडी, हमारी मर्जी होती है, ना कि सामने वाले की हम क्या पहने। अब आपको आपकी बॉडी पे क्या पहनना है आप वो देखिए, दूसरों का मत देखिए। And mainly if our parents are not involved and judging us, then who are the others who can judge us? और मुंबई शहर में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद 10 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीएमसी ने इस खबर की पुष्टि की है, साथ ही बताया है कि सभी को माइल्ड सिम्टम यानी कि हल्के लक्षण हैं। इसी के साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित कोविड टास्क फोर्स के वरिष्ठ डॉक्टर का कहना है कि कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद भी संक्रमण होने का खतरा है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। वैक्सीन की दूसरी डोज के करीब 1.5 हफ्ते बाद मुंबई के अलग अलग अस्पतालों के 10 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बीएमसी ने इसकी पुष्टि की है और बताया है कि सभी को हल्के लक्षण हैं। टेस्ट में कुछ पॉजिटिव पाया गया है, वायरल लोड भी कम है और एकदम स्वस्थ है। और दूसरा डोज लेने के बाद में करीबन 15 दिन बाद में, तो ये जब तक ये समय पूरा होता नहीं है और ये पूरा होने के बाद में भी हमको जो आवश्यक जो सावधान बरतनी होती है वो बरतना ही चाहिए। जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोना है, डिस्टेंस रखना है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित कोविड टास्क फोर्स के वरिष्ठ डॉक्टर राहुल पंडित खुद वैक्सीन ले चुके हैं और कहते हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। दूसरी डोज के बाद भी कुछ फीसदी लोगों को संक्रमण हो सकता है, लेकिन इसके लक्षण बिल्कुल माइल्ड से नहीं के बराबर होंगे। जब आप वैक्सीन लेते हो तो ये तो निश्चित है कि आपको 100% जो है आपको प्रोटेक्शन मिलती है सीवियर डिजीज और डेथ से, तो ये आपकी जान जरूर बचाता है। आपको जो मॉडरेट डिजीज है उससे करीब 80 से 90% जो है प्रोटेक्शन मिलती है, और माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज के लिए सिर्फ 70% आपको जो है प्रोटेक्शन मिलती है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों डोजेज वैक्सीन के लेने के बावजूद कुछ ऐसे लोग रहेंगे करीब 20 से 30% जिनको कि माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक बीमारी हो सकती है। और ये जो है ये हर वैक्सीन के बारे में ये सच है, सिर्फ कोविड के वैक्सीन के बारे में ही नहीं है। मुंबई के केईएम अस्पताल के कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर असीम गार्गव बताते हैं कि उनके 3 सहयोगियों को वैक्सीन के सेकेंड डोज के बाद संक्रमण हुआ। सभी को हल्के लक्षण हैं। तीनों ही जो कोलीग्स हैं वो स्टेबल हैं, उनको कोई भी ऐसा आईसीयू या वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रही, ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रही है। उनको क्वारंटाइन कर रखा है। फीवर का ही सिम्टम था, 3 से 4 दिन तक सिम्टम रहा है। कुछ तो ऐसे थे, मतलब एक मेरा दोस्त ऐसा है जिनको इन्फेक्शन हुआ और उसके साथ वाले ने स्वैप करवाया तो उसको भी पॉजिटिव आया। तो कुछ एक ऐसे भी है केस जिनमें इन्फेक्शन का कोई सिम्टम नहीं था पर वो कोविड पॉजिटिव आए।
वैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी संक्रमित हो रहे लोगों को देखते हुए वैक्सीन पर भरोसा कम न हो, इसलिए डॉक्टरों का कहना है कि मास्क और सामाजिक दूरी हमेशा के लिए है, वैक्सीन के बाद भी। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश भर में बढ़ रहे कोरोना मामलों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनवाए हैं, लेकिन किसान वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन में हजारों बुजुर्ग किसान शामिल है। ऐसे में सरकार से नाराजगी के बीच इन्हें वैक्सीन के लिए किस तरह से मनाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आसपास जो लोग हैं उनको भी बोलिए आप लगवाने के लिए, बहुत अच्छी वैक्सीन है ये। सिंघू बॉर्डर पर सतारा सिंह और लाभ सिंह कोरोना की वैक्सीन लगवाने अस्थायी सेंटर पर पहुंचे हैं। फतेहगढ़ साहिब के किसान सतारा सिंह बीते 1 महीने से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी वैक्सीन है ये। काफी समझाने पर वो वैक्सीन लगवाने आए हैं। उनका कहना है कि कोरोना से बचेंगे तभी सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बोलते हैं जी, सबको बोलते हैं भी टीका लगवाओ, बीमारी से बचिए, अपन ताही लड़ेंगे आगे। कहाँ डटे रहेंगे जितना देर मर्जी, जितना देर मोदी में नहीं मानेगी सरकार, हम डटे रहेंगे जी। सिंघू बॉर्डर पर कोरोना वैक्सीन का अस्थायी सेंटर बनाया गया है, लेकिन केवल 60 किसान ही अब तक टीका लगवाने पहुंचे हैं। डॉक्टर अब किसान नेताओं से बात करके टीका लगवाने की अपील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर से लेके टिल यहाँ तक क्या कहते हैं बालगढ़ मोड़ तक यहाँ पर सर्वे करती है और जाके मोटिवेट करती है। जो भी जैसे मोटिवेट होता है तो हम उनको यहाँ पर आके वैक्सीनेट कराते हैं और हाफ एन आवर का हम उनको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कराते हैं। उधर टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों को वैक्सीन लगाने का एक केंद्र लगाया गया है, लेकिन यहाँ एक भी किसान टीका लगवाने नहीं पहुँचा। किसान नहीं लगाई गई, ये कोरोना का बहाना बना रहे जी यहाँ से भगाने के लिए। अभी हम इनको समझा रहे हैं, हिंदी में भी समझा रहे हैं, पंजाबी में भी समझा रहे हैं, अभी तक तो किसी ने नहीं लगवाई। कोई कोरोना नहीं, कोई पिंड च कोरोना नहीं है, कोई मंडी च कोरोना नहीं, खनौरी बार्डर ते किसी को कोरोना नहीं है जी। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर हजारों बुजुर्ग किसान धरने पर बैठे हैं। वैक्सीन लगाने के मुद्दे पर किसान नेता एक मत नहीं हैं। किसान संघर्ष समिति की बैठक में कोरोना टीका लगवाने की अपील करें या न करें, इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन कुछ किसान नेता वैक्सीन लगवाने के खिलाफ हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में तय होगा, लेकिन मेरा मानना अपना पर्सनल ये है कि हमको किसी टीके की जरूरत नहीं। ये कोरोना पंजाब में भी था, जब आंदोलन शुरू हुआ तो हमने वहाँ से भी कोरोना भगाया। जब यहाँ आए तो अब भी बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर मत जाओ, वहाँ मत जाओ, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, तो तब भी कोरोना भगाया। देश भर में डॉक्टर कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका जता रहे हैं। प्रदर्शन की जगह पर भी कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाकर सरकार वाहवाही लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार पर भरोसा न होने से किसान वैक्सीन लेने में हिचकिचा रहे हैं। किसानों ने पहले मौसम की बेरुखी को झेला, फिर किसान की उदासीनता को, और अब कोरोना के खतरे से भी वो सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोरोना के टीकाकरण का शिविर जरूर सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर लगाया है, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर सरकार को किसानों की इतनी ही चिंता होती तो वो इस तरीके से 3 महीने तक किसानों को सड़कों पर न बैठाती। सिंघू बॉर्डर से एन रवि और राहुल सिंह चौहान के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कर्नाटक की करते हैं, जहां कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है। तेजी से मामले एक बार फिर से यहां बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के करीब जो 70% मामले हैं वो बेंगलुरु से हैं, और इसको लेकर सरकार बड़े पैमाने पर विशाल कोविड केयर सेंटर्स यहां विकसित कर रही है। ये विशाल कोविड केयर सेंटर उन 3 केंद्रों में से एक है जिन्हें तेजी से बेंगलुरु शहर में विकसित किया जा रहा है। कोरमंगला का इंडोर स्टेडियम अब कोविड केयर सेंटर बन चुका है, जहां बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा। हम सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ साथ बेंगलुरु शहर में 3 अस्पताल विकसित कर रहे हैं, जहां एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को रखा जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि जहां पिछले साल जून में बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 5,435 मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 1 महीने में ही शहर में 7,638 नए मरीज मिले। पिछले साल अप्रैल मई में
मृत्यु दर 1.75 थी, वहीं इस साल 0.62 है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि दोबारा यहां लॉकडाउन लगने जा रहा है। No, please tell me, I am telling you. No curfew, no night curfew or no night curfew. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು 3 ಸಲ. ನಂಬರ್ 1 ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈ ಕೋವಿಡ್ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು। सरकार लोगों की लापरवाही से परेशान है। बार बार बताया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, इसलिए मास्क पहनें। क्योंकि धारणा यह है कि एंटीबॉडी दूसरे डोज के 2 से 3 हफ्ते के बाद ही बनता है और वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं। एक बार फिर बेंगलुरु में एक बड़े कोविड केयर सेंटर की जरूरत पड़ी है। उस शहर में जहां लोग दूसरे शहरों की तुलना में मास्क ज्यादा पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र और केरल की सीमा कर्नाटक से सटी है और संक्रमण यहां बढ़ने की ये सबसे बड़ी वजह है। अब सरकार की नींद खुली है तो सरकार ने इन दोनों ही राज्यों से यहां आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अगर आपकी गाड़ी फिट नहीं है तो आपकी गाड़ी हो सकती है डी रजिस्टर। करते हुए मुझे खुशी हो रही है, आप सब इसमें जरूर सहयोग। और अब आपकी गाड़ी उम्र से नहीं बल्कि फिटनेस के आधार पर सड़कों पर दौड़ेगी। आने वाले समय में सरकार आपकी गाड़ी डी रजिस्टर कर सकती है अगर फिटनेस के टेस्ट में आपकी गाड़ी फेल हो जाती है। परिमल कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। ये पॉलिसी बहुत हित में है, आज इसकी घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में गाड़ियों की स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की। बताया कि कमर्शियल गाड़ियां 15 साल में डी रजिस्टर्ड हो जाएंगी अगर फिटनेस में फेल होती हैं। अगर 15 साल के बाद फिट भी पाई जाती हैं तो फीस ज्यादा देनी होगी। प्राइवेट गाड़ियां 20 साल की उम्र के बाद अगर फिटनेस में फेल हुई तो डी रजिस्टर कर दी जाएंगी। निजी गाड़ियों को 15 साल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसकी ज्यादा कीमत देनी होगी। सरकारी गाड़ियां 15 साल बाद डी रजिस्टर हो जाएंगी। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी लेने वक्त 5% तक की छूट मिलेगी। आप सब इसमें जरूर सहयोग करिए और फिटनेस सेंटर, पोल्यूशन सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की सरकारी योजना हर जिले में 2-2, 3-3 हमको देनी है। आप जरूर इसमें आगे आइए, हम आपको सहयोग करेंगे। सरकार के मुताबिक 15 साल से पुराने मीडियम और हेवी कमर्शियल गाड़ियों की संख्या 17 लाख है जो बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही हैं। सरकारी और PSU की गाड़ियों की स्क्रैपिंग अगले साल 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। वहीं स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत हेवी कमर्शियल व्हीकल की फिटनेस टेस्टिंग 1 अप्रैल 2022 से अनिवार्य होंगी। साथ ही बाकी गाड़ियों के लिए 1 जून 2024 से फिटनेस टेस्टिंग को अनिवार्य करने की बात कही गई है। इसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर है, कबाड़ी वाले, उनको भी इसमें शामिल किए जाने की योजना है। उनके लिए भी जो वो खरीदते हैं बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया जा रहा है MSTC द्वारा। MSTC में जो स्क्रैप डीलर्स जो खरीदते हैं, जो बेचते हैं, उन सबको जोड़ा जाएगा। अब सड़कों पर गाड़ियों के दौड़ने में उम्र कोई बाधा नहीं। अगर फिट हैं तो फर्राटा भर सकती है, नहीं तो कबाड़ है। ये तमाम कोशिश बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के मद्देनजर किया गया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।